आपके सोचने से पहले चीजें घटित होंगी। आपके लिए जो सबसे अच्छा है वो अपने आप आपके साथ हो जाएगा, इससे पहले कि आप अपने दिमाग में उसे सोचें। आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, जीवन ही खुद को व्यवस्थित कर लेगा। हड्डियों के इस डिब्बे से परे की एक बुद्धि आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। ये सिर्फ दिमाग की बात नहीं है। दिमाग या अंग्रेजी शब्द माइंड का मतलब आमतौर पर सिर्फ विचार प्रक्रिया से होता है। विचार प्रक्रिया आपके दिमाग का सबसे ऊपरी हिस्सा है। मेरे ख्याल से यूरोपीय विचारों के कारण हमने विचार को कुछ ज्यादा ही महत्व दे दिया है। योगिक विज्ञान में हम इसे कोई महत्व नहीं देते कि आप अभी क्या सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप आखिर क्या सोच सकते हैं। आपने जो जानकारी इकट्ठा की है आप बस उसे रिसाइकल कर रहे हैं, इसका कोई खास नतीजा नहीं आएगा। जो भी आपके दिमाग की सतह पर है वो घूमता रहता है, उसका कोई फायदा नहीं है। अभी आप जो सोच रहे हैं वो दिमाग की सतह है। दिमाग के और गहरे आयाम भी हैं। संस्कृत भाषा में दिमाग की अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन करने के लिए कई सारे शब्द हैं, लेकिन दिमाग का एक पहलू है। समय की कमी के कारण मैं बाकी चीजों को छोड़ रहा हूं। दिमाग का एक पहलू है जिसे हम चित्त कहते हैं। चित्त दिमाग की सबसे अंदरूनी परत है, जो उस चीज के साथ आपको जोड़ता है जिसे हम चेतना या कॉन्शियसनेस कहते हैं। अगर आपका चित्त जागरूक हो जाए, अगर आप अपने चित्त पर जागरूकता के साथ एक हद तक नियंत्रण पा लें, तो आप अपनी चेतना तक पहुंच सकते हैं। हम जिसे चेतना कह रहे हैं ये वो आयाम है जो न तो भौतिक है, न इलेक्ट्रिकल है और न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ये भौतिक से अभौतिक आयाम का एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। एक अभौतिक आयाम ही अस्तित्व का आधार है। अभौतिक की गोद में ही भौतिक घटित होता है। भौतिक एक छोटी सी घटना है। इस ब्रह्मांड में 2% से कम या 1% से भी कम भौतिक है, बाकी अभौतिक है। इस अभौतिक आयाम के नाम के रूप में यौगिक शब्दावली में एक खास ध्वनि का प्रयोग किया जाता है जो उस आयाम से जुड़ी हुई है। आजकल ये सब काफी विकृत हो गया है। We call this शिव। हम इसे कहते हैं शिव, जिसका अर्थ है वो जो नहीं है। शिव यानी ऊपर बैठे किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसे आयाम की बात कर रहे हैं जो नहीं है, मगर इसी आयाम की गोद में वो सब कुछ घटित होता है जो है। तो अगर आपका चित्त थोड़ा भी सचेतन हो गया तो न सिर्फ किसी विचार को कहीं और पहुंचाने की आपकी क्षमता, बल्कि और कुछ भी भेजना भी संभव है। भौतिक स्तर पर कुछ भेजना भी संभव है। तो क्या ऐसा हो सकता है? निश्चित तौर पर। क्या हम अभी इन सभी लोगों को ये सिखा सकते हैं? सैद्धांतिक रूप से हाँ, मगर क्या ये उसके लिए जरूरी तैयारी करेंगे? ये एक क्वेश्चन मार्क है। एक बड़ी समस्या ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम्स ऐसे हैं कि हमने अपने विचारों को इतना महत्वपूर्ण बना दिया है कि पहले तो उन्हें नीचे लाने में समय लगेगा। उन्हें ये समझाने में बहुत समय लगेगा कि उनके विचार मूर्खतापूर्ण हैं, क्योंकि हर कोई खुद को स्मार्ट समझता है, मगर ज्यादातर लोगों का सिर्फ फोन ही स्मार्ट होता है, क्योंकि आपकी विचार प्रक्रिया सिर्फ उन सीमित जानकारियों का नतीजा है जिन्हें आपने इकट्ठा किया है। अगर मैंने दुनिया की सारी लाइब्रेरियां पढ़ डाली हैं तो भी ये बहुत सीमित है पूरी सृष्टि के मुकाबले। इतने वैज्ञानिक विकास के बाद भी हम नहीं जानते कि एक पत्ता वास्तव में कैसे काम करता है। हम एक अणु को भी पूरी तरह नहीं जानते, इतनी सारी वैज्ञानिक खोजों के बावजूद। तो इतना एहसास काफी होना चाहिए हमें विनम्र बनाने के लिए कि हम चीजों का इस्तेमाल करना तो जानते हैं, मगर ये नहीं जानते कि ये है क्या। पूरा जीवन लग जाएगा उसकी मूलभूत चीजों को समझने में। अगर लोग सबसे पहले इन चीजों को समझ लें, जैसे उनके दिल की सनक, आपने तो उसे मूर्खतापूर्ण कह दिया। अगर वो ये भी समझ लें कि उनकी विचार प्रक्रिया और भावनाओं की स्मार्टनेस भी काफी मूर्खतापूर्ण है, तो ये आसान हो जाता है। फिर लोगों को ट्रेन करना आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब मैं इस विचार को पैदा करके आपको देना चाहता हूं, ऐसे नहीं। आपके सोचने से पहले चीजें घटित होंगी। आपके लिए जो सबसे अच्छा है वो अपने आप आपके साथ हो जाएगा, इससे पहले कि आप अपने दिमाग में उसे सोचें।
आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, जीवन ही खुद को व्यवस्थित कर लेगा। हड्डियों के इस डिब्बे से परे की एक बुद्धि आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। आपने सुना होगा कि रामानुजम और बाकी लोगों ने बस देवी के साथ एक खिड़की खोली और वो इतने बड़े मैथमेटिशियन बन गए कि आज भी वो लोग 100 सालों बाद भी लोग उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस दी थी वो ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स के वर्णन का आधार है। जब वो जीवित थे, ब्लैक होल नाम का कोई शब्द नहीं था, कोई उसके बारे में जानता तक नहीं था। ब्लैक होल से हमारा मतलब समय और गुरुत्वाकर्षण के कर्व से होता है, जिससे आधुनिक विज्ञान जूझ रहा है। उन्होंने उसके लिए मैथमेटिकल बैकग्राउंड दिया। जैसे जैसे वो कर्व बढ़ता है, भौतिक अस्तित्व अनस्तित्व बन जाता है। तो योग का अर्थ भी यही है। आप इस कर्व को इस तरह घटाते हैं कि जो बड़े पैमाने पर भौतिक होता है वो अभौतिक बन जाता है। अभौतिक होने के बाद समय और स्थान कोई महत्व नहीं रखते। जब समय और स्थान की समस्या न हो तो कम्युनिकेशन सहज ही हो जाता है।